चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। मतलब क्वेश्चन की मतलब फ्रेमिंग किस तरह की होता है, तुम लोग पहले सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझा करो। आंसर राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना, ठीक है। और अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा ना, थोड़ा ध्यान से समझ रहा मैं। सर एक मिनट। हाँ बोलो। सर जैसे कोई भी क्वेश्चन में रहता है, जैसे इसी में कि समकालीन जातीय व्यवस्थाओं के बारे में बताए, तो समकालीन में जैसे कि वर्तमान और जैसे प्राचीन दोनों बताना होगा क्या? नहीं, करंट वाला। हाँ, इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा बहुत बेसिक बता सकते हो कि ये तो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, परंतु आपको समकालीन बोला है, मतलब इसका मतलब ये करंट के एग्जांपल देने हैं आपको, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। सर यही हमको समझ नहीं आ रहा था कि समकालीन में करना क्या है। समकालीन का मतलब ये होता है ना करंट का, करंट का मतलब होता है। चलो ठीक है, अब इधर मैं देखो कुछ बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ध्यान से समझना। जैसे प्रतिष्ठा अत्यय क्या है, तो ये एक क्वेश्चन की डिमांड होगी। सबसे पहले ऐसे तोड़ना होता है, तो पहला एक क्वेश्चन की डिमांड ये हो गई, प्रतिष्ठा अत्यय क्या है, ऑनर किलिंग क्या है, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक। और मैं फिर बता रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें एग्जाम्पल देने का प्रयास किया करो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखो, क्या यह हमारे सामाजिक परंपरा संरक्षण हेतु उपयुक्त है, ठीक है, तो ये दूसरा इसकी डायमेंशन हो गई क्वेश्चन की। उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। अब क्या आपको ये हमारे जो हमारे सामाजिक परंपरा संरक्षण हेतु उपयुक्त है, इसके बारे में पक्ष में तर्क देना, तो मतलब यही दूसरी इसकी डायमेंशन है, समझ में आया, पक्ष में तर्क देना। अब फिर आखिर में देखो, इंट्रोडक्शन तो कहीं ना कहीं यही ले लेगा, अलग से इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंक्लूजन में थोड़ा और इसमें कुछ सॉल्यूशन आप दे सकते हो, उस टाइप से करना पड़ेगा। तो एक थर्ड डायमेंशन ये मान के चलो, या वे फॉरवर्ड टाइप से जो होता है वो ये मान के चलो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पार्ट 1 में क्या करोगे, प्रतिष्ठा अष्टय का जो अर्थ होता है वो बता दो, और एक कोई एग्जाम्पल हो तो वो बता दो, बस ये पहला पार्ट खत्म हो गया। अब क्या हमारे, देखो ध्यान समझना, क्या ये हमारे सामाजिक परंपरा संरक्षण तो उपयुक्त है, तो इसे समीक्षा करोगे। समीक्षा करने मतलब देखो, उपयुक्त है तो यस एंड नो, तो नो, यस एंड नो क्या मतलब होता है, समीक्षा मतलब आपको इसे पॉजिटिव भी बताना और नेगेटिव भी बताना। तो जो इसके पॉजिटिव, जो इसको मानते हैं कि ऑनर किलिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें समाज के जो ट्रेडिशन है इसको बचा के रखते हो, तो उस दिन भी अपन ने देखा था। इसके पक्षधरों का तर्क है, ये परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण हेतु आवश्यक है, उपयुक्त है, क्योंकि विवाह संबंधी निषेधों परंपराओं का संरक्षण होता है। इससे सामाजिक प्रशासन में व्यवस्था के रूप में परंपरागत जाति पंचायत और खाप पंचायत का संरक्षण होता है। भाई समझ बात है, जब तक लोग जब ऑनर किलिंग से डरेंगे तो समझ बात है, खाप पंचायत इनकी बात मानेंगे। परंपरागत पितृसत्तात्मक का संरक्षण होता है, पेट्रियार्कल को बढ़ावा मिलता है, ठीक। अब अगला देखो, पूछना था, जैसे समीक्षा कर लेते हैं तो उसके बाद कंक्लूजन भी देते हैं क्या? देना चाहिए ना, कंक्लूजन क्यों नहीं देना चाहिए, कंक्लूजन तो दोगे ना। देखो समीक्षा करने का तो मतलब होता है आपने पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, अब आखिर में आपको बताना कि आपको किस तरफ जाना है, आपको पॉजिटिव अपनाना, नेगेटिव अपनाना, फिर उसके बाद किस, भाई समझ में, तो पॉजिटिव की तरफ जाओगे, क्यों नेगेटिव की तरफ जाओगे आप, समझ में आया ना, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें उपरोक्त तीनों परंपरागत तत्व वर्तमान में लोकतांत्रिक एवं गैर कानूनी है, और परंपरा में आधुनिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन आधुनिक समाज के निर्माण हेतु आवश्यक है, ठीक है। इस आधुनिक परिवर्तन को अस्वीकार करके परंपरा के संरक्षण के नाम पर किसी की हत्या गलत है, और ऐसे लोगों को दंड देने का समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अतः निष्कर्ष है कि परंपरा का संरक्षण अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं परंपराओं को जिनमें मानव हित सर्वोपरि हो और जो आधुनिकता के मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। अब ये निष्कर्ष हो गया भाई, स्वाभाविक सी बात है। देखो अब ध्यान से बैलेंस फॉर्मेट अपनाना होता है। बैलेंस में देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे मान लो खाप पंचायत जरूरी भी है, समझो कोई चीज़, ठीक है, सामाजिक मूल्य नियम चलाने के लिए जरूरी भी, परंतु हाँ इनके द्वारा जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और ये आधुनिक समय के अनुसार बदलाव होना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखने होता है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन में। अब देखो ये वाला मालक क्वेश्चन, खाप पंचायत पितृसत्तात्मक समाज की अभिव्यक्तियाँ है, स्पष्ट कीजिए कैसे है ये बताओ, कैसे खाप पंचायत जो पेट्रियार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कल बोला था कि देखो इसमें पुरुष लोग ही होते हैं और हमेशा महिलाओं पे नियंत्रण करने की सोचते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल दे के बताना पड़ेगा कि कैसे ये जो खाप पंचायत है पितृसत्तात्मक जो समाज की जो विचारधारा होती है उसी को आगे बढ़ाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल दे के बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आज से क्वेश्चन देखो, अब देखो मैं तुम लोग फिर लापरवाही करो, कितने क्वेश्चन हो गए मुझे बताओ, इंडियन सोसाइटी लगभग 15-16 क्वेश्चन हो गए, तुम लोगों के अभी 1-2 क्वेश्चन लिख के भी नहीं आए किसी के,
लापरवाही मत करो। सर लिख के रखे हुए हैं, 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखे हैं, मेरी 2 टॉपिक खत्म हो चुकी है। और तुम्हें तो ऐसे भी लिखना चाहिए पूजा, तुम्हारा उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, तुम्हें तो उल्टा अच्छे से लिखना चाहिए। सर वो ना शुरू से लिखते हैं, तो इधर जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो फिर शुरू से लिखते हैं, तो फिर इतना तक नहीं लिख पाते हैं ना एक दिन में। अरे तो एक दिन में 2 क्वेश्चन लिख पाते हैं। ठीक है कोई नहीं, लिखना सिर्फ लिखो, ठीक है। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन कुछ टाइम लिखने नहीं जाता रहता उतना। अरे ठीक है कोई बात नहीं, देख देख के लिख लिया करो फटाफट, छापना है तो होता है। चलो ठीक है कोई नहीं। नहीं सर, छापने में नहीं हो बनता है, इसमें सोचना पड़ता है। ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है। अब देखो जाति आधारित जनगणना, ये आपके पास यूपीएससी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2023 के लिए भी, जब भी मेंस होने वाला है 2-3 दिन बाद में, और 2024 में भी, तो ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। जाति आधारित जनगणना है, ठीक है। अब देखो मैं इसे थोड़ा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी होगी। क्या हो गया ना कि जैसे ओबीसी कैटेगरी का ना जैसे आरक्षण मिला उनको 27%, पर उनकी जनसंख्या ना 50% से ज़्यादा चली गई है। हाँ इतना तो है उनका मोटा मोटा। अब स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या के ही रिप्रेजेंटेशन में आरक्षण दिया जाता है, जितनी पॉपुलेशन है उसी के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक। दूसरी बात क्या हुआ कि कुछ जातियों में जैसे मान लो कि एसटी में मीणा लोग हैं, ठीक है। देखो जो है बात वो है, मीणा लोगों ने आरक्षण का फ़ायदा उठाया, ये बात सही है। बहुत सारे आईएएस अधिकारी देख लो मीणा लोग दिखेंगे। वैसे अगर आप ओबीसी में जाओगे तो यादव कम्युनिटी जो है ना, वो देखो हर जगह आपको उनको वो मिल जाएगा। उनकी सोचो यादव कम्युनिटी करके अखिलेश यादव सरकार है उनकी, ठीक है। क्रिकेट में भी आप चले जाओ तो मतलब अच्छी खासी उनकी, मतलब समय सी बात है कि उन्होंने मतलब आरक्षण का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया, तभी तो इतने आगे सक्षम बने हैं ना। तो वैसे एसटी कैटेगरी में मीणा लोगों ने अच्छे फ़ायदा उठाए, बेचारे जो जनजाति लोग जो ट्राइबल है छत्तीसगढ़ में बैठे हैं उन्होंने तो फ़ायदा नहीं उठा पाए ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और उसमें किसने फ़ायदा उठा लिया तो स्वाभाविक बात है उसमें क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो लाना चाहिए। तो इसलिए से वापस से चर्चा में है। बिहार ने जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, राजस्थान भी अलाउ कर रही है वापस से जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो उस कारण से वापस से मामला मुद्दा उभर रहा है, तो इसलिए ये करंट का भी टॉपिक है, और ये याद रखना कि वापस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो पहले जाति आधारित जनगणना का अर्थ क्या है, तो वो समझ ले कि जो जाति के आधार पर जनगणना होती है, जैसे अभी जो नॉर्मली जो जनगणना होती है वो जाति आधारित नहीं होती है, उसमें हाँ धर्म के आंकड़े दे दिए जाते हैं, धर्म इतना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो इकोनॉमी देखो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, इसमें जो जरूर कास्ट अपने ये जो है डाटा को डिस्क्लोज नहीं किया गया था, परंतु अभी जो इसका है पर्पज़ यही है कि जनता के सामने हकीकत आए कि कितनी पॉपुलेशन ओबीसी है, कितनी एससी है, कितनी एसटी है, और किस जाति का ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके उद्देश्य क्या है, तो वो मैं बता दिया कि ये सारे पर्पज़ पता लगे, कौन पिछड़ा हुआ है कौन अगड़ा है, तो इन चीज़ों के बारे में पता लगे। तो फेवर में क्यों ये जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ठीक है, विपक्ष में क्यों नहीं होनी चाहिए, और समीक्षा आखिर में क्या फाइनल डिसीजन होना चाहिए। अब देखो उद्देश्य की बात आती है कि आखिर में जाति आधारित जनगणना का क्या एम है, क्यों इसको जैसे मान लो बिहार गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये पता लगेगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार की जानकारी प्राप्त करना। अब जाति आधारित जनगणना होगी तो ये पता लगेगा, जैसे मान लो एसटी लोग कितने लोग शहरों में रह रहे हैं, उनका कितना सशक्तिकरण हो रहा है, जो बेचारे गाँव में रह रहे हैं उनका क्या हाल है, तो ये पता लग जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अगला विभिन्न जातियों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। भाई किस कास्ट के लोग कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कितना सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, कितना आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, तो ये चीज़ें भी पता लगेगी इससे, ठीक है। इन सूचनाओं के आधार पर सरकार द्वारा विकास कार्यक्रम निर्माण संपादन करना। अब समझ बात है, जब पता लगा भाई इस एसटी समुदाय है चाहे एससी है, इसका ये वर्ग तबका गरीब है, तो गवर्नमेंट उसको लक्षित करके कार्यक्रम चला सकती है, समझ में आया, टारगेटेड कार्यक्रम चला। इससे क्या होगा ना, भ्रष्टाचार खत्म होगा, और जो धन का है वो सदुपयोग बढ़ेगा, ठीक है, बजट पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें यूटिलाइजेशन होगा बजट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फ़ायदा तो है इसका, तो उद्देश्य इसीलिए पर्पज से लाया जा रहा है, ठीक है। पर इसके पक्ष में तर्क मतलब क्यों जाति आधारित जनगणना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखो पहले जाति प्रधान भारतीय समाज में विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति की जानकारी संभव इससे पता लग पाएगी अपने को, भाई उनका कैसा सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, ठीक। विभिन्न जातियों की सही संख्या व स्थिति के आकलन से उनके लिए समुचित विकास कार्यक्रम निर्माण में क्रियान्वयन संभव हो पाएगा। बस जब जातियों का आधार पता लगेगा, जैसे घूमर जनजाति है, अब बेचारे वो लोग सोचो पढ़ाई लिखाई सब लोगों से दूर रहते हैं, तो उनके बारे में मालूम पता लगा कि इनके 10 लाख पॉपुलेशन है, बेचारे में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई आर्थिक सशक्त नहीं है, ना सामाजिक रूप से सशक्त है,
नया शैक्षिक ग्रुप से सशक्त, तो समझ होते गवर्नमेंट इनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम लाएगी जब ये पता लगेगा तब। ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या की मात्रा में प्रकृति की पहचान व इनके लिए समुचित कार्यक्रम बनाना। तो समझ बात है, जो बीपीएल से नीचे रह रहे होंगे, जब पता लगेगा अच्छा ये लोग नीचे हैं, तो समझ बात इनको उत्थान के लिए गवर्नमेंट विशेष कार्यक्रम लाएगी। और आरक्षण व्यवस्था तार्किकरण, तो वही मैंने बोला कि एसटी में मान लो मीणा लोग ही फ़ायदा उठा रहे हैं, या ओबीसी में मान लो कि जो जाट लोग हो गए, या मान लो कि यादव जो लोग हैं वही फ़ायदा उठा रहे हैं बेचारे, और जो लोग हैं जिनको कुछ मतलब ही नहीं आरक्षण से लाखों दूर है। तो रेशनलाइजेशन हो पाएगा कि जो आरक्षण का फ़ायदा उठा सके उनको बाहर निकालो, स्वाभाविक सी बात है, और जो बेचारे पीछे उनको आगे लाओ। तो इससे क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें होगी अच्छे तरीके से, तो सामाजिक न्याय से युक्त विकसित भारत का निर्माण संभव होगा और एक समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। समावेशी विकास मतलब भाई सबका विकास होगा। अभी तो ऐसा हो रहा है कि जो अगड़े हैं उन्हीं का विकास हो रहा है, बेचारे पिछड़े रह जा रहे हैं। अब जब ये हटा देंगे भाई इनको आरक्षण की इन सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट इन पे ध्यान देगी, तो समझ सकते इनका विकास होगा। तो ऐसे जब विकास होगा तो सोशल जस्टिस से युक्त होगा। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इसका नेगेटिव क्या है, पॉइंट क्या है भाई, क्यों जाति आधारित जनगणना उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भाई सब एक देखो, खुद सोचो, जाति आधारित पहले ऑलरेडी देश में जाति आधारित कितनी सारी चीज़ें घटनाएं होती है, पॉलिटिक्स होती है, और ज़्यादा गरमाया जाएगा। मैं पक्का बता देख लो झगड़े होंगे, क्योंकि ओबीसी का ना 50% आरक्षण है। अब देखो राजस्थान में आज ये अखबार पढ़ो, उसमें 74% उसने आरक्षण देने का वादा। मैं पक्का बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा इसको। अब सवाल बात जब नहीं होगा तो ये तो देखो गहलोत है अभी सरकार, उसको पता है चुनाव होने वाला, वो तो बोल के जाएगा देखो मैं तो कर रहा हूँ। अब आगे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करने दे रहे तो मेरी क्या गलती है इसमें। ये सब है ना, जब चुनाव होते हैं ना तभी राजनेता लोग ये चाल फेंकते हैं, मतलब बहुत स्मार्ट लोग होते हैं लोग। इमोशनली तो ओबीसी में तो 80% देंगे तो जनरल वाले कहाँ देंगे? हाँ तो फिर देखो 74 मतलब देखो उन्होंने क्या किया ना, जैसे 60% हो गया ना आजकल ईडब्ल्यूएस को जोड़ के, तो अब उन्होंने 14% बढ़ाया, तो 14 में बढ़ाया, 6 तो ओबीसी के लिए बढ़ाया, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, कितना हो गया 10, और 4% और ईडब्ल्यूएस के लिए बढ़ाया। ऐसा कुछ है सिस्टम। तो वो गेम खेल रहे हैं और कुछ। राजस्थान में ओबीसी ज़्यादा है ना? अरे राजस्थान ऑल ओवर इंडिया ही ज़्यादा है, समझो कोई चीज़। ओबीसी में बता तो रहा हूँ, जनसंख्या 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। हाँ सर, हाँ इसमें 3700 का जाति है ना। हाँ, ये जाति बहुत बड़ा समुदाय हो गया ना। अब मुस्लिम जो भी मोस्टली इसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। सर हम भी कुछ बदलवा लेते हैं, ओबीसी में चले जाते हैं। कर लो सपना। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, अब पता है कोई पुलिस में लग गया। अच्छा जनरल है। अभी यही आएगा, देखना। देखो जाति आधारित जनगणना के विपक्ष में तर्क, विभिन्न जातियों के मध्य विदेश की भावना में वृद्धि तथा सामुदायिक सौहार्दता कमजोर हो जाएगी। तो वही जैसे अभी पूजा बोल दी कि सर जनरल वाले कहाँ जाएंगे तो वही सारी चीज़ें होगी। तो यही तो बता ना, पॉलिटिक्स इसी तरीके तो गरमलाते हैं ये लोग। अब इनको पता भाई, देखो जैसे जनरल कैटेगरी देखो पॉपुलेशन में तो कम है, हकीकत बात तो यही है ना, पॉपुलेशन में तो उनके साथ 20 या मान लो 25-20% भी नहीं है वो लोग। ठीक है, परंतु सोचो कि उनको पता है कि भाई मैं वोट बैंक से, अगर मुझे भाई समझ बात है मुझे चुनाव जीतना तो किससे जीतूंगा, ओबीसी 50% है। अगर मैं ओबीसी को खुश कर दूंगा तो समझ की बात है मैं वहाँ से जीत जाऊँगा ना। तो वही इस तरीके से गेम खेलते हैं। ठीक है, अब समझ बात है, इससे क्या होगा, जो विभिन्न जाति है उसके मध्य क्या हो, झगड़े हो जाएंगे, झगड़ों में वृद्धि होगी। और कॉमनियल जो हार्मोनी है जो है उसमें जो सामुदायिक सौहार्दता है वो कमज़ोर हो जाएगी। समझ बात है, जैसे मान लो नूह में जो घटना हुई थी, सोचो कि वही मुस्लिम परिवार थे, वहीं हिंदू परिवार थे, खूब खुशी से रह रहे थे, सब कुछ था, परंतु जब से मान लो झगड़ा हुआ, अब बेचारे एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पहले जो चीज़ें चल रही थी वो स्थापित होने में तो दिक्कत होगी ना, लोगों पे ट्रस्ट नहीं रहेगा। अगला सर, आपस में भी एकता नहीं है जनरल वालों में। अच्छा, वो सभी में है, वो सभी में वो सब जगह दिक्कत है। चलो छोड़ो, टॉपिक से भटका मत। सपना तुम्हारे क्रांतिकारक विचार तुम लीडर बनोगी क्या चलो छोड़ो। अगला देखो, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति बदल कर दर्ज करवानी। देख लो सर, आ गया सपना तुम्हारा पॉइंट अब तो वही सब ऐसी बात है, जब तुम ही बोल रहे हो कि भाई ओबीसी ज़्यादा फायदा मिलने वाला, तो तुम खुद ही चाह रही हो कि जनरल से ओबीसी में शिफ्ट हो जाओ अरे यार तो हो गए यार। हाँ वही ना, ऐसा करते हैं लोग, करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं। अब मैं तो बता रहा हूँ ना, बहुत सारी लड़कियाँ विधवा बन जाती है भाई, विधवा कोटा का फ़ायदा उठाने के लिए। अब सोच लो तुम, वो क्या करते हैं ना, ब्रेकअप मतलब तलाक ले लेते हैं, फिर ठीक है जॉब लग जाते हैं, क्योंकि बहुत कम कट ऑफ जाती है विधवाओं की,
तो जॉब लिया फिर वापस से शादी कर लेते उसी से। ये बहुत चलता है, बहुत बड़े लेवल पे चलता है। तो ये तो गलत है क्योंकि फिर कुछ भी कर सकते हैं। चाहिए ना वो भी इससे बिछड़ जाती है फिर। तो वही फिर तो वो तो आरक्षण वाली बात भी तो वही आ गई ना। ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं आजकल। गलत चीजें कैसे में ओह माय गॉड। चलो अगला सुनो। गलत सूचना से समानता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य बाधित होता है। तो सब ऐसी बात है, अगर मान लो कि पॉलिटिक्स द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी गई इसके बारे में, ठीक है, और तो सब ऐसी बात है कि जो इसके उद्देश्य थे उसको प्राप्ति में करने में दिक्कत होगी। जब इसको उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो समानता युक्त जो सामाजिक न्याय है उसका लक्ष्य बाधित होगा। जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा और लोकतंत्र को खतरा होगा। सब ऐसी बात है, फिर लोग पॉलिटिसाइजेशन करने लग जाएंगे, इसी के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं। और वो इंडिया में तो देखा है तो अपन ने टॉपिक जाति में राजनीति या राजनीति में जाति, तो और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब ऐसी बात है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। डेमोक्रेसी जाति आधारित नहीं होनी चाहिए ना। आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों में संघर्ष और तनाव में वृद्धि की संभावना है। अरे भाई सब ऐसी बात है, ये होगी। और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित होगी। भाई आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ये बाधित होगी। भाई सोचो कि अपन सोच रहे हैं वो जाति व्यवस्था को खत्म करना है, उल्टा ये तो जाति व्यवस्था को बढ़ाने का एक तरीका हो गया। अब बात है कि आखिर में क्या होना चाहिए, समीक्षा। तो सब ऐसे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, जरूरी है, प्रेजेंट टाइम के लिए जरूरी है, परंतु इसके जो नकारात्मक प्रभाव अपन देख रहे हैं वो नहीं हो तो उस पर लगाम लगाने के लिए अपने को एक कठोर व्यवस्था लानी पड़ेगी। समझ में आया? तो इस तरीके से समीक्षा होगी। निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं, परंतु भारत जैसे जाति प्रधान देश में जहां जाति व्यवस्था कुछ परंपरागत स्वरूप तथा कुछ नवीन स्वरूपों के साथ अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं और उस आरक्षण हेतु सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में क्रियाशील है। आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर जाति आधारित जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी है, ये चीज़ याद रखना। अतः निष्कर्ष है कि समकालीन भारत में जाति आधारित जनगणना को कुछ कहानियों के बावजूद आवश्यक और प्रासंगिक है, क्योंकि इससे न केवल विकास के कार्यक्रमों को वंचित लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, बल्कि आरक्षण का तार्किकरण भी संभव हो पाएगा। मतलब होना चाहिए, बस ये कि इसका गलत यूज ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आरक्षण की जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है ना, उसका मतलब ये होता है संरचनात्मक भेदभाव का सिद्धांत। मतलब समझ बात है, जो गैर इक्वल है ना तो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं कि समान के साथ समान का व्यवहार किया जाए, असमान के साथ असमान व्यवहार, समान के साथ समान का व्यवहार। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कोना बंद करो अपनी तरफ से। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखो, केंद्रीय सरकार द्वारा 2017 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये कहीं ना कहीं जाति आधारित जनगणना को बढ़ावा करने का वो था। ठीक, 2017 में सरकार द्वारा रोहिणी, जो ये रोहिणी है याद रखना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के आधार पर वर्गीकरण पर बल, मतलब समय सी बात है, जो ओबीसी है ना उसमें कैटेगराइजेशन करना चाहिए। तो जातियों में बांट दो, उसको समूह में बांट दो, और जो आगे निकल चुके हैं उनको मतलब क्रीमी लेयर में लाओ, जो बेचारे पीछे है उनके लिए लक्षित कार्यक्रम लाओ। सितंबर 2018 में सरकार द्वारा 2021 की जनगणना पुनः ओबीसी जनगणना घोषणा। तो अभी गवर्नमेंट देखो, अभी ओबीसी तो सब कराने को तैयार हो रहे हैं, वापस से सेंटर भी तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ओबीसी जनगणना को बढ़ावा दिया जा रहा है। फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा में 2021 में जाति आधारित जनगणना कराए जाने संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति पारित अभी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। अप्रैल 2019 में सरकार द्वारा 2021 की जनगणना में धर्म के साथ पंथ को बताने संबंधित, देखो धर्म तो बताते हैं पर आप पंथ को भी बताने, सेक्ट याद रखना, सेक्ट एक होता कल्ट, अपन पढ़ेंगे सोशोलॉजी जब पढ़ेंगे तब। तो अब बात होगी भाई इनको भी, जो जैसे मान लो कि राम रहीम को कौन मान रहा है, इस्कॉन वाले कितने, तो इनका भी पता लगना चाहिए। सितंबर 2020 को 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिए गए ताकि उनका वर्गीकरण उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सके। याद रखना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, ये वही जनगणना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेना है दोनों, ठीक है, लिख लेना। अब देखो भारत में जातिवाद, अब देखो लगभग अपनी जातिवाद तो सारी तरीके समझा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग जो होती है वो भी इसी आधार पर होती है, और जो सारी लड़ाई झगड़ों का जो कारण वो यही है। ठीक है, जातिवाद का देखो, भारत में जातिवाद वह सीमित व संकीर्ण भावना है जिसके तहत प्रत्येक कार्य सब जाति के हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। जैसे ध्यान से समझना, जैसे कोई मान लो कि कास्ट का नेता खड़ा हो, तो सब ऐसी बात है ना, वो यह मान लो पॉलिटिकल बर्तन माज रहे के वैसाली। ठीक है, सुनो ध्यान से। अरे ठीक है बनाओ, परंतु वो ना उसको म्यूट कर लो अपनी तरफ से, सुनते रहो आप, उसको म्यूट कर लो तो आवाज़ नहीं आएगी।
अब देखो ध्यान से सुनो, भारत में जातिवाद, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, इंडिया में पता है कास्टिज्म वाद मतलब होता है विचारधारा, एक जाति को लेके अपने जातिगत हितों को बढ़ावा, जो बढ़ाने की जो विचारधारा है वो जातिवाद कहलाती है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, सब अपनी अपनी जाति को लेके आगे बढ़ता है। तो भारत में जातिवाद वह सीमित और संकीर्ण भावना है। पहली बात तो सीमित है, सीमित दायरा सोच पाते हैं, जैसे अपनी अपनी कास्ट, बस। संकीर्ण भावना होती है बस अपने कास्ट के हितों की, दूसरे कास्ट को चाहे नुकसान हो जाए, लोगों को मर जाए, कुछ भी हो जाए, जिसके तहत प्रत्येक कार्य सब जाति के हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। मतलब सब अपने फायदे, अपनी जाति को फायदे ध्यान में रखकर किए जाते हैं, उसको जातिवाद बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी देखना, किसी कलेक्टर को देखोगे, भैया ये बहुत जातिवादी है, जो ये अपने कास्ट को लेकर लोगों को, उन्हीं को बढ़ावा देता है और किसी को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, जिस चीज के पीछे वाद आ जाता है, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, तो उसको नेगेटिव है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मतलब वाद का मतलब होता है विचारधारा, वो एक विचारधारा, उस विचारधारा को लोग फॉलो करते हैं। कोई एक व्यक्ति की सोच नहीं रहती है, वो बहुत सारे लोगों की सोच रहती है, वो सामूहिक जब सोच बन जाती है तब वो वाद लगता है। जैसे मार्क्सवाद मतलब जब तक कार्ल मार्क्स था तब तक कार्ल मार्क्स ही था, पर जब उसी की थ्योरी को सब बहुत सारे लोग जब फॉलो करने लगे तो मार्क्सिज्म बन गया, मार्क्सवाद बन गया। जैसे फेमिनिज्म, हाँ, नक्सलवाद, बहुत सारे एग्जाम्पल। वाद का मतलब होता है विचारधारा। नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि में लेते हैं ज्यादातर लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, विचारधारा नेगेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे संविधानवाद भी तो है। अधिकतर तो पॉजिटिव ही होती है ना। संविधानवाद है ना, ये यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा था, तो ये वाद यहाँ पे पॉजिटिव है ना, समझ में आया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। जातिवाद का स्वरूप देखो, प्रशासन में जातिवाद में वही बता रहा हूँ, आईएएस अधिकारी को भी ना कास्ट के आधार पर ग्रुप बने रहते हैं, आईएएस आईपीएस लोगों के, ठीक है। इनके कास्ट के आधार पर ग्रुप बने रहते हैं, सोचो। और बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे भी ना, जैसे मान लो, सुनो, जैसे एक जिले में मान लो या एक राज्य मान लो बहुत सारे आईएएस है, ठीक है। तो वो जो आईएएस अधिकारी रहेंगे तो वो अपने ग्रुप बना के रखेंगे, अपने मीणा समुदाय, ये ब्राह्मण है, ये सब, और वो अपने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए गेम खेलते रहते हैं। मतलब बहुत पॉलिटिक्स होता है। राजनीतिक जातिवाद अपन जानते हैं कि टिकट का भाई बंटवारा उसी आधार पे होता है कि वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें उसी के दिया जाता है टिकट। तो ये भी क्या है, जातिवाद ही है। या फिर मान लो कि वो जब राजनेता बनेगा तो समझे अपनी कास्ट के लोगों को बढ़ावा दे रहा है, कि उसको पता है कि मुझे वोट यहीं से मिल रहा है, मैं यहीं से जीतना हूँ, तो वो क्यों फालतू दूसरी कास्ट के लोगों का मतलब जो है उनके एम्पावरमेंट करेगा। समाज में जातिवाद तो अपन देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे जातिवाद के नाम पे लोग खाते नहीं खाना, एक दूसरे को टचेबिलिटी उस तरीके का जो मिलता है, तो वो क्या समाज में जातिवाद का एक रूप है। या मान लो जो ब्राह्मण लोग होते हैं अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हम तो अव्वल, हमें मतलब हम किसी नीच के साथ वहाँ खाना कैसे खा ले, तो ये क्या है, जातिवादी तो है समाज में। तो अब देखते हैं भारत में जातिवाद के परिणाम क्या है। तो समझ बात पहले नेगेटिव, समझ बात मुख्यतः नेगेटिव भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो नेगेटिव इसके आएंगे। तो जातीय शोषण को संभव हुआ है, ठीक है। तो समझ बात है कि हाँ बोलो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सभी को नहीं आ रही है, आप पूजा को नहीं आ रहा है। पूजा आप एक बार दोबारा चेक करके ज्वाइन करो, बोल दिया करो अगर ऐसा कुछ होता हो तो, ठीक है। भारत में जातिवाद के परिणाम, दुष्परिणाम, ठीक है। अब देखो सुनो, जातीय शोषण संभव होता है। अब देखो सभी सी बात है, जैसे मान लो कि अब किसी कास्ट को तो बढ़ावा मिल जाएगा जिसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो चुका है, बेचारे कुछ लोग होंगे तो उनका तो शोषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। सामाजिक तनाव होता है, भाई समझ बात है, जातियों को लेकर फिर झगड़ा होगा, तो लगता है सामाजिक सौहार्दता कमजोर होगी, राजनीति में सामाजिक तनाव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होगी। फिर समझ बात है, जब राजनीति उसी आधार पर जाति आधारित हो जाने लग जाएगी, समाज भी उसी तरीके से जाति आधारित चलने लग जाए, तो भाई समझ सी बात है क्या होगा, वहाँ पे टेंशन पैदा होगी। और जब टेंशन पैदा हो तो समझ बात है, लोकतांत्रिक भावना है, जो बंधुत्व की भावना है, जो प्रस्तावना में दिया हुआ है, तो समझ सी बात है वो चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होगी, तो बहुत दिक्कत है कि अभी से क्या होगा। जब बंधुत्व की भावना रहेगी तो राष्ट्र एकता की चुनौती आएगी, तो समझ सी बात है फिर अपन यूनाइट होकर काम नहीं कर पाएंगे देश के लिए, ठीक है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, करप्शन बढ़ेगा इससे, और विकास की प्रक्रिया बाधित होगी इससे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। डेवलपमेंट को भी समझ में आता है, जैसे कोई आईएएस अधिकारी बैठा है, आप सोचो कि एक बेचारा कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और वो अपनी कास्ट के लोगों को आईएएस अधिकारी बढ़ावा दे रहा है, और वो खूब पैसे वाले, तभी बीपीएल का फायदा उसको दे रहा है, बेचारे इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिल रहा है, तो समझिए डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसे करप्शन को बढ़ावा मिलता है, जातिवाद के कारण तो करप्शन को बढ़ावा मिलता है, सब ऐसी बात है। तो
अब आप नहीं समझते कि आखिर में जातिवाद के कारण क्या है। देखो स्वाभाविक बात है, पहली बात तो जैसे आप जिस कास्ट में रहते हो उसी कास्ट में सोचो कि आपका रहना सोना सब कुछ होता है, शादी विवाह सब कुछ, तो क्या होता है ना कि इमोशनली एक लगाव हो जाता है अपनी कास्ट से, ठीक है। इसीलिए है ना, एक अभी एक चीज़ नोटिस करना, जो गाँव में रहते हैं ना मोस्टली उनका बहुत कास्ट के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और जो लोग बाहर निकल जाते हैं ना तो धीरे धीरे वो है ना कास्टिज्म इन चीज़ों से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मल्टी कल्चरल उनको इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे मैं मान लो, देखो मैं घर पे रहा तो मैं कोटा गया पहली बार तो वहाँ पे मान लो डिफरेंट रीजन के लोग से मिला। फिर मैं छत्तीसगढ़ गया 4 साल वहाँ रहा तो ऑल ओवर इंडिया के लोगों से मैं मिला। तो समझ में आता है ऑटोमेटिक है ना विचारधारा चेंज हो जाती है। हाँ छत्तीसगढ़ की हुआ था बीटेक मैंने वहीं से बीटेक किया था ना, NIT रायपुर से। तो ऐसे विचारधारा बदल जाती है। फिर आप दिल्ली आओगे तो और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ना ऑटोमेटिक, अगर वहीं गांव समाज में रहोगे तो आपका ऑटोमेटिक भावनात्मक लगाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो भावनात्मक लगाव ज़्यादा हो जाए तो समझ बात है अपनी कास्ट को आप चाहोगे नहीं मेरे कास्ट का प्रेवलेंट करे, मेरे कास्ट के लोग वो उसको मैं फेवर करूँ, ये सारी चीज़ें ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। परंतु मेरा ना बचपन से कभी ऐसा नहीं रहा। मैं जब कोटा गया तब भी ऐसा कुछ ही नहीं कि हाँ भाई सेम कास्ट के तो दोस्त बना लो, वैसा नहीं। मैं कॉलेज में गया तो सोचो मेरा ऐसा कुछ ही नहीं रहा कि भाई मेरे कास्ट के हैं तो उनको मैं दोस्त बनाऊँ, नो नेवर। और मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ तब भी मेरा ऐसा कुछ ही नहीं कि अपनी कास्ट के, तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना कास्ट के देखते हैं वहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुपिज्म चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सही नहीं है। फिर वो क्या है ना ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो ब्लॉक्स बन जाते हैं समझ डिवाइड रूल वाली पॉलिसी चलती है, तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, चीज़ याद रखना, ठीक है। जजमानी प्रथा की समाप्ति, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि देखो जातिवाद के कारण क्या हुआ कि जो जजमानी व्यवस्था सिस्टम है उसकी समाप्ति हो रहा है। कैसे समझना, अब जैसे मान लो कि SC वाले लोग हैं पहले, ठीक है। अब ये बेचारे इनसे मान लो कि समाज गलत काम करवाता था, परंतु जब इनको पता लगा कि इनके जो लोग जाति को मतलब विचारधारा को अपनाए कि नहीं हमें आगे बढ़ना, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है। तो ये लोग समझ मतलब परंपरागत जो थे, जो जजमानी व्यवस्था के तहत जो कार्य करते थे उनको छोड़े और आगे बढ़े। तो समझ बात है इससे क्या हुआ, जब इनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, कास्ट इन्होंने मुद्दा उठाया, राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ इनको जब ये विधानसभा में बैठने लगे तो अपने अकॉर्डिंग स्कीम बनाने लगे, तो इनका विवेक वाले समझ जो जजमानी व्यवस्था है वो समाप्त हुई, ठीक। संरचनात्मक भेदभाव की नीति, ठीक है। जजमानी सर बोल दिया मैं सर। अरे जजमानी का मतलब ये होता है, देखो ध्यान समझना, पहले क्या होता था, देखो ब्राह्मण का काम होता था पहले कि वेदों का उच्चारण करे और वो बच्चों को पढ़ाए बस, ठीक। क्षत्रिय का काम होता था देश की रक्षा करना, ठीक है। वैश्य का काम होता था वो अनाज भी उत्पादन करता था, ठीक है, साथ में व्यापार भी करता था, बिजनेस सब काम में करता था, ठीक है। शूद्र होते थे जो इनके तीनों की सेवा करते थे, इनके घरों में जाके गटर वटर साफ करना, ठीक है, समझ रहे हो, या इनके श्रमिक के रूप में काम करना। तो ये है जजमानी सिस्टम कि जिस कास्ट में आप जन्म लिए हो उसी के आधार पर कार्य का विभाजन था। मतलब पहले जन्मजात नहीं था, पहले अपनी कार्य की रुचि के अनुसार था, पर बाद में जन्मजात बन गया। तो ये जजमानी व्यवस्था है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। संरचनात्मक भेदभाव की नीति, देखो स्वाभाविक सी बात है जब जातिवाद का बढ़ावा मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है संरचनात्मक भेदभाव होता है कि जैसे मान लो कि SC ST लोगों को आरक्षण मिल रहा है तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जैसे कि हमारा संविधान जब बन रहा था तो सबको पता था कि ये जाति व्यवस्था बहुत गलत है और इसको हटाना चाहिए, तो इसको बने क्यों रहने दिया? बने कहाँ रहे, एक दिन में हट जाएगी। हटने वाले नहीं है, जाति व्यवस्था इतनी जल्दी हटने नहीं वाली। बट अगर उस टाइम पे पता है पूरा देश मेरे को लगता है कि एक ही था, तो अगर ये एक बार समझाते तो शायद सर समझ भी जाते। कैसे समझाओगे भाई, तुम्हारे घर में सोचो सुनो एक मिनट सपना, तुम्हारे घर में जो गटर साफ करने वाला आ रहा है व्यक्ति, कल तुम उसको अपने साथ बैठा के खाना कैसे खिला लेते एक ही दिन में, बताइए। ये हो सकता है, ये आज भी संभव नहीं हो सकता। तुम क्या बात कर रहे हो, आप बोलो तुम। तो फिर बोलना है ना, बोलना बहुत ईजी है, पर चीजें है ना व्यवहारिक तौर पे अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिंदेश्वरी पाठक है ना, बिंदेश्वरी पाठक, सुनो बिंदेश्वरी पाठक है, बिंदेश्वरी पाठक जो सुलभ शौचालय के जनक कहलाए। सुलभ शौचालय अभी खत्म हो गए, वो अभी खत्म हुए थे। तो इनका ना एग्जाम्पल याद रखना, सुलभ शौचालय इन्हीं की देन है। तो ये क्या जाति से तो ब्राह्मण है ये, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या होता, अपने घर में जो बेचारे जो SC के लोग आते थे जो मतलब मलबल साफ करते थे, तो इनको बहुत बुरा लगता था। तो छोटे से थे बचपन से ही, तो अपनी दादी को बोलते थे कि दादी ये इनसे क्यों काम कर रहे हो, गलत बात है,
ठीक है, ये तो अपन भी कर सकते हैं इस टाइप से मतलब। तो दादी उनको डांटती थी, मान लो कि वो उनके पास चले जाता था, कभी टच कर लेता था उनको, तो फिर दादी उनको नहलाती थी, इस टाइप से था। तो इसने बचपन से ऐसा वो देखा भेदभाव वाली नहीं, तो फिर इसने सोचा कि नहीं, ये बहुत अनह्यूमन वर्क है। ये सोचा कि सभी सी बात है ना कि अपन टट्टी कर रहे हैं, उसी को वो लोग सोचो हाथों से उठा रहे हैं, कितना वो अमानवीय काम है ना, ये सभी सी बात है। तो इसीलिए बिंदेसी पाठक ने शौचालय वाला जो है सुलभ शौचालय का निर्माण किया, और बहुत सारी चीज़ें कही, इंटरनेशनल सुलभ शौचालय उसने स्टार्ट किया। तो मतलब ये चीज़ें समझो, ये इतना इजी नहीं है, ये चीज़ समझो। जैसे चीन में कैसे हो गया ये? अरे तुम लोगों को, यू हैव लिविंग इन इंडिया, तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम्हें वहाँ भी कास्टिज्म हर जगह पाया जाता है, ऐसा कुछ ही नहीं है कास्टिज्म। तुम लोगों को ना ऐसे लगता है कि अमेरिका मतलब सब कुछ अच्छा, ऐसा कुछ ही नहीं, ठीक है। नहीं, अमेरिका में तो है सर, मैंने बात की थी तो पॉलिटिटर से, तो अरे वो हर जगह होता है, हर जगह होता है। तुम ये क्यों नहीं समझते? तुम लोग वहाँ की सामाजिक स्थिति को नहीं जानते हो ना। अपन देखो बाहरी तौर पे अपन दूसरे देश के बारे में आर्थिक जानते हैं, भाई वो कितने एम्पावर कर रहा है, कितने इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, उनकी सामाजिक स्थिति के कभी जानने को मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी तुम्हें जानने को। अमेरिका में तो होता है आज भी, रेसिज्म होता है वहाँ पे, अलग पर एक वहाँ काला गोरे का भेद होता है, रेसिज्म। सोचो वहाँ लोगों को मार दिया जाता है, तो वो तो हर जगह होता है। इसीलिए बताओ हर समाज की कुछ ना कुछ कमियाँ होती है। आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया की लगती है आपको, और हर किसी भी देश में चले जाओ हर जगह समस्या है, समस्या हर जगह, ऐसा नहीं है कि समस्या कहीं है ही नहीं, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। आगे देखो, जातीय संगठन की भूमिका, ठीक है। तो जातीय संगठन के सभी सी बात है, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा तो जातीय संगठन जैसे जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, मीणा महापंचायती, इस टाइप की जो है जातीय संगठन बनने लग जाएंगे। जातीय राजनीति संबंधी नकारात्मक तत्व, सभी सी बात है, जो जातीय राजनीतिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बढ़ेंगे, ठीक है। और संस्कृताइजेशन होगा। संस्कृताइजेशन ध्यान से समझना क्या होता है, ये वर्ड टर्मिनोलॉजी है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। देखो संस्कृताइजेशन मतलब होता है, जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे एसटी लोग हैं, मान लो एससी लोग हैं, ठीक है, और इधर ब्राह्मण लोग हैं, ध्यान से समझना ये चीज़। अब ब्राह्मण लोग जो उनकी जीवन शैली होती है, जैसे मान लो मंदिर जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं 4 बजे उठना, मंदिर की पूजा करना, ठीक है, साफ़ सफाई से रहना, ठीक है, वेदों को उच्चारण करना, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद हम भी ये चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो वो लोग भी क्या कि इसका अनुकरण करने लग जाते हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं और इनकी संस्कृति को अपनाने लग जाते हैं, तो उसको बोला जाता है संस्कृताइजेशन। याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें भी है, तो इन चीज़ों को भी जातिवाद के कारण बढ़ावा मिलता है। जातिवाद के उन्मूलन हेतु प्रयास, अब सब देखो कि जातिवाद को खत्म करने तुम सपना बोल रही थी ना, संविधान ने ऐसे बहुत जगह प्रयास किए गए, पर फिर भी जातिवाद कहाँ खत्म हो रहा है? देखो कहाँ प्रयास किए गए। संविधान में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया गया, आप किसी को जाति सूचक शब्दों से नहीं बुलाओगे, जैसे भंगी, पर फिर भी बुलाते हैं ना। हाँ, अभी भी बुलाते हैं। तो फिर ठीक है, चमार हो गया, ये क्या है? जाति सूचक शब्द ही तो है। अगला है कानूनी कार्रवाई और विभिन्न मुकदमों की सुनवाई के दौरान वादी प्रतिवादी का केवल नाम का प्रयोग करना, मतलब जाति का नाम प्रयोग नहीं करना। और मेरा ही मानना चाहिए कि याद रखना, कभी है ना जीवन में अगर आगे सक्षम बनो या जो भी है, नहीं बनो जो भी है, कभी है ना जीवन में पीछे के नाम से किसी व्यक्ति के व्यवहार मत सीखना कभी। हाँ ये मेरे कास्ट का तो मैं इसको सपोर्ट एक करूँगा। बात बोलूं, हाँ जैसे कि वो सब मतलब कई समाज में देखते हैं ना, जैसे वो जन SC/ST कैटेगरी के होते हैं तो उनको जब जाति के नाम से बोलते हैं ना कोई, तो वो झगड़ा कर लेते हैं। तो अच्छा नहीं लगता ना, क्यों लगेगा? सर अब बदल रहा है, अब नहीं खुल के बोलते हैं कि हाँ हम बोल रहे हैं। ऊंची जैसे ये सब है ना, OBC और जनरल कैटेगरी, वो सब का नाम लेता है तो ये सब उतना नहीं घुसाते, ये सब सीरियस नहीं होता है। लेकिन वो नहीं, आप ये चीज समझ नहीं रहे ना, सुनो, इतनी भयंकर विवाद होता है। अरे समझो ये क्यों रीजन है। देखो ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गए, ये मतलब उनके वो है, क्या बोलते हैं, सम्मान के प्रतीक है, ये समझो कोई बात। और जो भंगी है, चमार है, ये उनका शोषण के प्रतीक है, ये चीज समझो। तो इन दोनों में अंतर है। ये तो इनके सम्मान की बात हो गई, ये इनके लिए अपमान की बात है। तो अपमान की बात पे कौन नहीं लड़ेगा बताइए आप? जब आपका कोई अपमान कर रहा तो आप क्यों नहीं गुस्सा होगे? संकीर्ण मानसिकता के साथ उनको बुलाया जाता है। हाँ, इंटेंशन क्या है, पर्पज सोचो समझो ये चीज। बट सर अब पता है, अब तो ऐसा हो गया है जैसे कोई भी चमार है तो वो खुल के बोलता है कि हाँ मैं हूँ, बोल क्या कर लेगा। अब उनको वो
फील नहीं होता है कि हाँ हमको बेइज्जत फील होना चाहिए अपने ऊपर। अब ये बदलने लगा है। क्या बदलने लगा? सर ये तो मैं नहीं फिर भी होना बता रहा हूँ ना, चाहिए। आप अपने जीवन में कभी किसी को पीछे के नाम से मत जानो। ये चीज़ समझो कोई बात, आप उस व्यक्ति को नाम से जानो। मैं सही बता रहा हूँ, मोस्टली मैं यहाँ पे रहते हूँ, मुझे इतने साल हो गए ना, मैं किसी नेवर आई टॉक दैम कि उनकी कास्ट जानने का प्रयास करूँ, और लोगों की उत्सुकता होती है। एक बात ऐसा हुआ कि मैं ना, हाँ मेरे साथ सोचो, मेरा एक दोस्त रह के गया 1-2 साल यहाँ रहा भी, और मैंने कभी आज तक उसको ये भी नहीं पता था कि वो बंदा यादव है। मुझे बाद में पता लगा यादव है, मैं तो इतना जानता भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें कभी पता भी मत करो यार, नाम से जानो, खत्म बात। परंतु देखो जैसे मैं कॉलेज की फीलिंग्स ये आने लगती है कि हाँ यार ये तो जैसे मैं बता तो रहा हूँ ना, सुनो, जैसे अभी समझो कोई चीज़, मैं जैसे मुझे खुद को देखो समझो, तुम लोग है ना इन चीज़ों समझ नहीं पाओगे। अब जैसे मुझे है ना कोई मीणा बोलता है ना, मुझे खुद को बुरा लगता है। वो पता मीणा मुझे किस दृष्टि से बोल रहे हैं, अरे इनको तो आरक्षण मिला है, फ्री पॉकेट में नौकरी लग जाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना, वो उस दृष्टि से मीणा बोलते हैं। जैसे मैं कॉलेज में भी था ना, तो मेरे टीचर बोलते थे वो मीणा जी, मतलब समझ रहे हो, उनका पर्पज यहाँ पे अलग है, समझो ये चीज़। वो मीणा जी मुझे बोल रहे हैं, वो एक अलग वर्ड है कि हाँ इनको आरक्षण मिला है फ्री पॉकेट में, मतलब समझ रहे हो ना, उस सेंस में बोलते हैं। और वहीं किसी को समझो 1 मिनट, किसी को शर्मा जी बोल रहे हैं तो वो सम्मानजनक हो गया। अच्छा शर्मा जी है, देखो हाँ भाई ब्राह्मण है, पंडित है, ये उनके लिए सम्मानजनक हो गया। वहीं मीणा जी मेरे लिए बोलना, कोई मेरे को बोलता है, मैं सिर्फ मुझे खुद को बुरा लगता है। ये चीज़ समझो कोई बात, ये पर्सनली मैं खुद बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। ये ना खुद कोई मन में बना लेता है कि हम नीचे हैं हम ऊपर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कास्ट से नीचे ऊपर नहीं हो सकता। अपना मन मतलब ये मन छोटा नहीं करना चाहिए। कोई अगर मेरा कास्ट है तो हमको बुलाना, नहीं साथ थोड़े ना कि हम बदल लेंगे अब उसके बोलने से, ऐसा हो नहीं सकता है। अरे मतलब समझो ये चीजें, मतलब एक बात बताओ, मीणा तो क्षत्रिय होते हैं ना, तो हम क्यों शेड्यूल ट्राइब जनजाति। ठीक है चलो आगे बढ़ो। मैंने आपका नाम तो मीरा के नाम से सेव किया हुआ है, तो और मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं। अरे मतलब समझो कोई बात, ये लोगों का इंटेंशन होता है, मैं सही बता रहा हूँ। मीणा लोग मतलब ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो आईएएस बन ही जाएगा, मैं तो साला आता 6 टाइम खराब कर दी, मैं तो नहीं बना। मतलब समझो ये चीज़, मतलब बहुत बुरा लगता है कि भाई अरे ठीक है भाई आरक्षण मिला है, ठीक है, पर भाई आरक्षण में लोग कंपटीशन होता है, कोई फ्री पॉकेट में कोई नौकरी नहीं देते थे। ये सब एक सी बात है, कंपटीशन है, ये कंपटीशन आगे तो सर होता है ज्यादातर सभी कास्ट में कंपटीशन है। हाँ वो सब जगह कंपटीशन है। आप राजस्थान में चले जाओ ना, जनरल से ज़्यादा कट ऑफ जाती है एसटी की। अब बोलो तुम लोग, इधर भी एसटी सब अब वही तो समझो ना, मतलब समझो देखो वो मामला है नहीं भाई, कंपटीशन। बार दूसरी बात सोचो भाई, सब ऐसी बात है, एसटी के लोगों में एसटी में कंपटीशन है यार, वो कंपटीशन चाहे जनरल वाले दे रहे हो एग्जाम, उनमें उनके बीच है, तो ये आरक्षण का मतलब कहाँ मतलब। अब वो बताओ क्या कंपैरिजन करते हैं। देखो हमारे कट ऑफ, हम जनरल के हैं बेचारे, हम 85 नंबर ला रहे हैं, तुम लोग 60 नंबर में सिलेक्शन हो रहे हो। अरे आप ये भी तो देखो ना, एसटी लोग कितने 60 साल, तुम लोग किस स्कूल में पढ़ रहे हो ये भी तो देखो ना। तुम हाई फाई CBSE स्कूल में पढ़ रहे हो, अरे बेचारे हम कोई स्कूल का, हमारे देश में खुद बता, मेरी फर्स्ट जनरेशन है, मेरे पापा लोग तो कभी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, कुछ ही नहीं पढ़े। हम पहली जनरेशन है जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगे, और तुम्हारी जनरेशन देखो, तुम्हारे दादा परदादा जॉब करते थे। तो आप खुद ही सोचो ना, उनका स्कूली बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड। आप सोचो, आप जैसे मान लो कि राजस्थान में देख लो, आप वहाँ जनरल के बराबर जा रही कट ऑफ, तो अब कहाँ फर्क रहा। तो मतलब ये विचारधारा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब देखो लोगों को ना, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे एक मेरे फ्रेंड थे ना, तो वो मेरे को बोलती थी तुम ST हो ये हो, तो मैं बोला ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना, मैं आज ही तुम्हारे ST लड़की शादी करवाता हूँ और उनकी ज़िंदगी जियो तुम। मतलब फिर वो बोलती थी नहीं देखो जो लंगड़े होते हैं इनके, मतलब सोचो ये IAS की तैयारी करने वाले विचारधारा है, लंगड़े इनकी कट ऑफ कितनी जाती है। मैं बोला ठीक, मैं आज ही तेरी टांग तोड़ता हूँ और तुझे लंगड़ा बनाता हूँ, फिर तुम मतलब यार तुम लोग मतलब वो चीज़ को रियलाइज नहीं करते, वो कहाँ से आए हैं। आपने उससे ऐसे ही बोल दिया सीधे। हाँ मैं देखो इस मामले में बहुत वो हूँ, मैं चाहे कोई भी हो, चाहे अपना आदमी, मैं ये बात सही है भाई। आप उनका यार उनका दुख दर्द नहीं समझ रहे हो तुम। सही है, वो बेचारे विकलांग है, तो आप मतलब सोच रहे हो कि अरे फ्री पॉकेट में IAS बन रहा है यार, उसका तो वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके देखो तुम। उसने बचपन से कितनी प्रॉब्लम्स फेस की होगी, अब अगर उनको मिल रहा है हाँ, कुछ, तो फिर बात की। तो मतलब देखो यही चीज है ना, देखो ST के इस पे बहुत तो मेरा कहने वाला देखो समझदार, अरे गुस्सा वाली बात नहीं, मतलब चीजें समझो, ये रियलाइजेशन करो। मैंने ज्यादा तुम लोग कर ले ऐसे, मुझे गलतियां कर तो मैं पिटाई कर दूंगा। ये चीजें सही नहीं है, मतलब समझो ये चीजें सही नहीं है। SC ST कैटेगरी के जो भी बच्चे होते हैं ना,
वो कोई भी सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो हमेशा कोई ना कोई वर्क या फिर कुछ ना कुछ करके ही क्योंकि भाई करते सफाई से बात है, उनकी रहते हैं। सामाजिक स्थिति खराब है ना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। बहुत ज्यादा होती है। तो सर जनरल वाले अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अब हम इनको बराबर का दर्जा दें, क्योंकि वो पहले। अरे सुनो, मैं एक गुजरात कैडर में आईएएस है, अभी प्रेजेंट की बात मैं बता रहा हूँ। गुजरात कैडर में आईएएस है, प्रॉपर आईएएस मीणा है ना, उसको जैसे मतलब ऐसे होता है कि आईएएस की गैदरिंग किया गया था, उसको वहाँ पे बुलाया नहीं गया खाने में, क्योंकि ये एसटी कैटेगरी का है। ये तो सोचो, आज की बात मैं बता रहा हूँ, आईएएस बनने के बाद, वो तो छोड़ो तो बात। दूसरी बात एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों थोड़ा ना रियलाइजेशन किया करो। सुप्रीम कोर्ट में कभी आज तक कोई एसटी का लोग पहुँचा हो तो बता दो, बहुत रेयर हो कोई एक आध पहुँचा हो, ठीक है। कोई अपर सचिव मुझे बता दो, कोई जो सचिव बनाओ SC/ST का, ठीक है। कोई अपर, कोई जो बहुत बड़े अधिकारी बने वो मुझे बता दो SC/ST का। अरे ऐसा नहीं है, ये चीजें दिखती है ना, वो हकीकत समाज में सभी सर, एक्चुअली सर हम पंडित हैं, लेकिन हमें लगता है कि समाज में सभी को सम्मान मिलना चाहिए, ना कि जाति या वंश। हाँ, वही तो ना, योग्यता देखो, मेरा मानना है कि योग्यता को बढ़ावा दो। पता है सर, सुनो तो सर, अभी हम विजिट करने गए थे, हमारे एक गांव है यहाँ पर, तो हमें एक मतलब ब्लॉक में 100 गांव देखने पड़ते हैं। तो क्या हुआ कि हम गए तो वहाँ पर हमारे तो पैर पड़ लिए, क्योंकि हम पंडित थे। हाँ, बस अब देखो ना, समझो ये चीज, ये समझो। सुनो पढ़ लिए। अब वो हम वहाँ गाड़ी में बैठे थे, तो चप्पल लेके जाए, तुमने ये चप्पलें कहाँ लेके जा रही, सर पे चप्पलें। वो कह रही नहीं, वो हमारे जो साथ में जो ऑफिस के लोग थे, वो कह अरे वो नीची जाति के है ना, इसलिए यहाँ पे ठाकुर रहते हैं, तो वो चप्पल। अब सोच लो ये हालात है आज। अरे नहीं, चलो हमने तो और क्या पता है सर, हमने अभी नहीं बोला, फिर हमने वहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था, फिर हमने वहाँ पर ये बोला कि ये जो तरीका है जो ठाकुर होगा, हालांकि कुछ ठाकुर हमसे चिढ़ भी गए थे उस टाइम पे, और राजनीति हो जाती है ऐसी चीजें, लेकिन हमारी आदत सर इन चीजों में ना हम हाथ डालते हैं, चाहे वो पंडित के, अगर पंडित भी कुछ गलत करे तो वो टोक देती हुई। प्राउड ऑफ यू, और कोई का पता नहीं, प्राउड ऑफ यू। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब पंडित, उसमें मैंने हमारे जो साथ में बैठते हैं ना सर, वो बोल देते कि अरे वो नीची जाति का है, तुम ऐसा, तो हम बोल देते कि सुनो तुम लोगों की वजह से हाँ इन लोगों के साथ इस तरह की हरकतें हुई, अच्छी हरकतें नहीं है तुम लोगों की, तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पुरखों को भी शर्म आनी चाहिए हरकतें करते। हम क्या, अगर हम होते ना उस टाइम पे, बहुत सबक सिखाते कि समझ में आ जाती। हमने कि भगवान अकेले का तुम्हारे आएगा, तुम लोगों की वजह से हिंदू धर्म बटा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पे। तो कहती यार तुम तो बिल्कुल पंडित हो ही नहीं। तो हमने कि क्या है ना कि हम बाहर रहे हैं उज्जैन साइड, तो हमने कि तुम लोगों का प्रभाव है, क्योंकि सर टीकमगढ़ एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ जातियों में बटा है ये समाज पूरा, तो यहाँ के लोग ना अपने अपने लोगों को सेव करते हैं। ये बहुत गलत चीज है, जातिवाद है। लेकिन मेरी आदत ये है कि अगर हमारी लड़ाई हुई है ना, घोड़ी में भी चढ़ने नहीं दिया जाता। अरे हाँ, वो देख लो ना, जो अभी आईएएस अधिकारी बना था वो सुनील धनवंता। सर सुना, घोड़ी चढ़ने की बात है तो एनिमल्स एब्यूज रहता है, और हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देते, चाहे कोई भी जाति का धर्म का। समझ गए मैं समझ गया वैशाली तुम्हारी। वो तो पूरे ओवरऑल पे होनी चाहिए ना। अरे ठीक है, वो अरे भाव मत बनो, रुक जाओ। इंसानों पे हो रही तो हम आवाज उठा रहे थे, जानवरों पे वही चीज आती है, वो भी तो गलत है। हाँ, आप अपनी से अंदाजा लगा लो ना वो चीज का, हमें वो चीज, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हमें वो चीज गलत लग रही, तो क्या जानवरों को अत्याचार हो तो होना नहीं? नहीं, वो ये नहीं बोल रहा, वो ये नहीं बोल रहा, वो ऐसा है। देखो सुनो, ये जो होती है ना रिवाज, ये भी नहीं करने देते हैं पूरी तरह। अरे की रिवाज, कैसे रिवाज, कौन से रिवाज हैंगे? हम तो नहीं मानते फालतू की रिवाज बना के रखे हो कोई। अरे रुक जाओ, पढ़ लेते हैं चुपचाप, भावना में मत बोलो। अरे हाँ, अरे सही बात है। चलो ठीक है, सुनो अगला। देखो, हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा विभिन्न जातियों के बीच विवाह को मान्यता। देखो आज भी इंटरकास्ट मैरिज कहाँ कितनी होती है, आपने कितने लोगों ने मुझे बता दो इंटरकास्ट मैरिज देखी है? मैंने तो आज तक शायद एक भी इंटरकास्ट, मतलब मेरे कोई दोस्त लोग हो या कोई मेरे क्लासमेट हो, मैंने तो कभी नहीं देखा अभी तक प्रेजेंट टाइम में। सर मैं वैसे देखी थी जो भाग गए थे ना, वो तो भागने वाले नहीं, मतलब जहाँ पेरेंट्स रेडी हो गए हो सब लोग, इंटरकास्ट मैरिज समझ में है ना। अगला अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, तो वही सर अदर कास्ट में ना सर। हाँ मेरे भाई की हैं।
तो वो पन तो वो भी वही वाला कास्ट के हैं। अच्छा, पर वो मुस्लिम में वही होगा ना। जी उनमें भी कास्ट होती है क्या? अरे भाई सब में होती है, चाहे सिख हो चाहे कुछ भी हो, ईसाई हो, सब में होता है। ऐसे तो यहाँ पे भी हो गई थी, जैसे कि एक कसाई थे और वो तेली थे, तो उनमें हो गई थी शादी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन की गवर्नमेंट पैसे देती है। ठीक है, 6 लाख रुपए। मैं तो भाई सोच रहा हूँ दहेज नहीं लूँगा तो ये तो लूँगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। व्यावसायिक नियोगिता की समाप्ति। ठीक है, जैसे पहले ऐसा होता था कि भाई चमार को चमार का काम करना पड़ता था, कुमार को कुमार का काम करना पड़ता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप मतलब देखो, आप अपना ट्रेडिशन चला सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, परंतु आप पे बाध्यकारी नहीं है। पहले जजमानी व्यवस्था सिस्टम में क्या था, बाध्यकारी था। आप कुमार हो तो आपको कुमार का काम, बेटे को कुमार का काम ही करना पड़ेगा, वो अलग काम नहीं कर सकता था। परंतु आजकल ऐसा नहीं, कुमार का काम कुमार करते आ रहा है, परंतु अब उन पे बंधनकारी नहीं है वो कि उनको ये काम करना ही है। ठीक है, सभी नागरिकों की समानता का अधिकार। ठीक है, सब नागरिकों समानता का अधिकार तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो अपन देखते हैं। कमजोर जातियों को आरक्षण दिया गया, जो SC ST और OBC जो भी है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन है, स्वयं संगठन द्वारा जातिवाद के विरुद्ध व्यापक प्रचार का अभियान। बहुत सारे NGO जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना कि मतलब जातिवाद रिलेटेड मान लो को जातिवाद को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, अब देखो ये ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है, कल से शुरू करेंगे। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन आप बोलो, तुम लोग क्या बोलना। 9 मिनट है तुम लोगों के पास, बोलो। या सुनो, जिसको रेस्ट करना हो रेस्ट कर लो फिर NCERT शुरू करेंगे।